2015 के बाद पीएम का दूसरा सेशल्स दौरा। गोरखपुर में बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर भी साधा निशाना। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपियों को भेजा गया जेल। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। सहारनपुर में 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच जारी। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 30 जून तक जारी किया अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट। 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे गोरखपुर में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम। उद्घाटन सत्र का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। सीएम योगी ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान। बीजेपी की यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है। कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई। कांग्रेस ने कश्मीर के साथ साजिश की। कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश हुई। 2014 से पहले दुश्मन देश क्रूरता करते थे। ये बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है। कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई। तो गोरखपुर में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के जरिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई। तो एक एक मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई और इसके साथ ही बीजेपी की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया। गोरखपुर में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जहां मुख्यमंत्री के अलावा तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। 51 से लेकर के 1977 तक, 1980 से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वर्चस्व चल रहा है, पूरे देश के अंदर जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, दुनिया के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की सफलता की प्रतिमान को स्थापित करना यह किसी सपने से कम नहीं। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है,
दुनिया के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है। तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। उस विकल्प की पूर्ति का आधार बना सकते हैं जो एक वैक्यूम कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों के कारण प्रारंभ होने वाला है। उन विकल्पों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक दल आज आवश्यक है और उस राजनीतिक दल के रूप में जो नेतृत्व उस समय दिया गया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। और एक और बड़ी खबर जो आज मनाया जा रहा है एमएसएमई दिवस। मुख्यमंत्री योगी ने उद्यमियों को दी बधाई। उद्यमिता नवाचार को समर्पित दिवस, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना, ये बड़ी जानकारी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को बधाई दी। उद्यमिता नवाचार को समर्पित दिवस, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उद्यमियों को बधाई दी है। आज एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर सूबे के मुखिया ने उद्यमियों को बधाई दी है और पोस्ट के जरिए उन्होंने तमाम उद्यमियों को बधाई दी है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता, युवा सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी। इस अवसर पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी के साथ ही एनडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टोल किट, इसके साथ ही एमएसएमई इकाइयों एवं तकनीकी उन्नयन योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी चेक तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम उद्यमियों को उन्होंने बधाई दी। और आगे बढ़ेंगे जहां ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क। सीएम योगी आज करेंगे शिलान्यास। परियोजना में 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 10 में होगा विकास। पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां करेंगी निवेश। जनसभा में हजारों लोगों के जुटने की तैयारी है, ये बड़ी जानकारी। जहां आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये बड़ी पहल जहां पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां निवेश करेंगी। ये बड़ी खबर। जनसभा होगा और इस जनसभा में हजारों लोगों की जुटने की तैयारी है। तो ये बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जहां ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क, जिसका आज शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। हजारों लोगों के जुटने की तैयारी है। तो ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है जहां ग्रेटर नोएडा बनेगा। और ऐसे में जनसभा में हजारों लोगों की जुटने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका शिलान्यास करेंगे और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी होने वाली है। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 10 में होगा विकास। पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां इसमें निवेश करेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों की हिरासत की मांग कर सकती है पुलिस। जांच में कई और लोगों का नाम भी
शामिल हो सकता है। ये बड़ी खबर, सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जहां सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपियों की हिरासत की मांग पुलिस कर सकती है। जांच में कई और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 3 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुलिस रिमांड बढ़ा सकती है। 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर, जहां सोमवार को आरोपियों की हिरासत की मांग कर सकती है पुलिस। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां जांच के दायरे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले में लगातार जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद लगातार जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। और ऐसे में 8 आरोपियों को 3 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चढ़ावा चोरी मामले में लगातार जांच प्रक्रिया तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद लगातार जांच हो रही है। और ऐसे में कई ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, जिसके लिए अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 8 आरोपियों को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों की हिरासत की मांग कर सकती है पुलिस। और यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जांच में कई और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का विपक्ष पर बड़ा हमला, राम मंदिर मुद्दे पर सियासी वार। चढ़ावा मामले पर विपक्ष को घेरा, दोषियों को नहीं बख्शेंगे, 2027 में फिर कमल खिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी सियासत। ये बड़ी जानकारी, जहां यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे जुड़े मुद्दों पर लगातार भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। मौर्य ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले में एसआईटी जांच, एफआईआर और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर सनातन विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए दावा किया कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर कमल खिलेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर यह बड़ा हमला, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा। राम मंदिर मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने चढ़ावा मामले पर विपक्ष को घेरा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, डिप्टी सीएम ने कहा। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चढ़ावा मामले पर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एसएसपी अंकित शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले में एक साथ 35 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं और उन्हें नए कार्यस्थलों पर तैनात किया गया है। पुलिस विभाग के मुताबिक ये बदलाव पुलिसिंग को और मजबूत बनाने, कार्य प्रणाली में सुधार लाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। माना जा रहा है कि इस बड़े तबादले में, इस अभियान से जिले में पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्रिय और प्रभावी होगी। तो बदायूं पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां एसएसपी ने तबादला सूची जारी की है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में 35 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। तबादलों से पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। ये बदलाव पुलिसिंग को और मजबूत बनाने, कार्य प्रणाली में सुधार लाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है और माना जा रहा है कि इस बड़े तबादला अभियान से जिले में पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्रिय और प्रभावी होगी। तो तबादलों से पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। महाराजगंज के निचलौल रजिस्ट्री कार्यालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जमीनों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज शौचालय में फेंके होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले ने दस्तावेजों की सुरक्षा और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की है, जबकि एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। रजिस्ट्री कार्यालय का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दस्तावेजों की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो के आधार पर कई बड़े सवाल यहां खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं। शौचालय में जमीन के दस्तावेज मिले हैं। रजिस्ट्री कार्यालय की यह तस्वीर है, जिसकी वीडियो लगातार इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर यहां कई बड़े सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां दस्तावेजों की सुरक्षा और लापरवाही उजागर होती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो में जमीनों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज शौचालय में फेंके होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले ने दस्तावेजों की सुरक्षा और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की है, जबकि एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लगातार जांच की जा रही है, पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जरूर इस वीडियो को देखने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और पवन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देखिए, शौचालय में जमीन के दस्तावेज मिले, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अभी क्या सच्चाई है इस वीडियो की, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? जी, जैसा कि शौचालय में जो दस्तावेज मिलने की खबर किसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे अकाउंट पे पोस्ट किया था, जिसकी जानकारी पूरे जिले में सबको हो गई, जिसको लेकर वायरल वीडियो जो सबके सामने आई है, वो चीज जो दस्तावेज है, इसमें एसडीएम से पूछने पर सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि मामले की जानकारी अभी नहीं है और जानकारी लेने के बाद कुछ सटीक कहा जा सकता है। आज कहां तक पहुंची और क्या लगता है कि कब तक इस पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा? मामले का संज्ञान डीएम महोदय ने ले लिया है और डीएम के आदेश पे जांच की जा रही है एसडीएम द्वारा। क्या किसी बड़े अधिकारी का नाम अभी सामने आया है इस पूरे मामले में? जैसा कि जानकारी अभी किसी बड़े अधिकारी का नाम नहीं आ पाया है। जांच के बाद ही आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी कि दस्तावेज शौचालय में किस प्रकार और किसके द्वारा पहुंचा। बिल्कुल पवन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में रेलवे स्टेशन के पास संचालित होटल को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि होटल बिना अनुमति, फायर, एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले बाल संरक्षण विभाग और पुलिस ने होटल में छापेमारी की थी, लेकिन आरोप है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा है कि मामले की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वैध रूप से होटल पर यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिना एनओसी होटल चल रहा था और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर दी है, जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध रूप से होटल पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यह होटल चल रहा था, जिसके बाद लोगों ने कई शिकायत की है। लोगों ने टीमों को गठित की थी, जिसमें एसडीएम, क्षेत्राधिकारी पुलिस, इसमें फायर के लोग और बिजली विभाग के लोगों को रखा गया था एक्सचेंज को। और कुल अब तक 116 प्रकरण जो है, जिसमें कोचिंग सेंटर्स को हम लोगों ने तत्काल प्रायोरिटाइज किया था, जिसमें तत्काल जनहानि को देखते हुए इसे लखनऊ में हुआ। तो कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल्स जो बेसमेंट में चल रहे हैं उनके लिए 116 को हम लोगों ने चिन्हित किया। नोटिस निर्गत हुई है, उसमें से 12 को सील किया गया है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि बिना एनओसी यह होटल चलाया जा रहा था। ब्रह्मेश ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। ब्रह्मेश, देखिए कई बड़े आरोप लगे हैं कि बिना एनओसी के ये होटल चलाया जा रहा था। अब तक जांच प्रक्रिया कितनी हुई है और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? स्टेशन के सामने बने गुरु कॉन्टिनेंटल ओयो होटल का है, जहां पर बिना कागजों के, बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के वहां पर एक होटल संचालित किया जा रहा है, जिसमें कई बार लड़के लड़कियां भी देखे गए हैं। आते जाते वहां पे स्थानीय लोगों ने बताया है कि लगातार यहाँ पर गलत तरीके से काम कराया जाता है और काम किया जाता है। तो वही जब मामला पूरा संज्ञान में आया है अधिकारियों के, तो उन्होंने जांच टीम गठित करके उससे कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जी, अब तक जांच प्रक्रिया कहां तक पहुंची हुई है और क्या लगता है कि ये पूरा प्रक्रिया कब खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि लगातार जांच चल रही है और जो टीमें गठित की गई, 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें बिजली विभाग है और बाल संरक्षण विभाग है और फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस विभाग है। उसमें जब चारों लोगों की रिपोर्ट आ जाएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा सकेगी। पूछताछ में होटल संचालक की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? संचालक ने बताया है कि उनके पास फायर की एनओसी नहीं है और बाकी जो सीसीटीवी कैमरेस हैं वो सब लगे हुए हैं। हालांकि वहां पर देखा गया है कि जो एलईडी टीवी होती है कैमरे को कंट्रोल करने के लिए वो वहां पर उपलब्ध नहीं थी और उसका कहना है कि फायर की एनओसी के लिए हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक लगभग 1 साल से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।